नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके साथ डॉक्टर कांतराज पूनिया और ये अपना पॉलिटिकल पॉइंट। एक मामला बहुत चर्चा में है, वो है यूजीसी का रेगुलेशन जो 2026 में 13 जनवरी को अधिसूचना जारी की गई और उसके बाद विवाद का विषय बन गया। खासतौर से जो जातियां एससी और एसटी और बैकवर्ड क्लास से परे थी, वो ये सवाल उठाने लगी कि ये कानून जो है ये भेदभाव को ज़्यादा बढ़ावा देगी और मामला कोर्ट तक गया और कोर्ट ने आज उस आदेश पर यानी उस रेगुलेशन पर रोक लगा दी, उसे स्थगित कर दिया, स्टे कर दिया और 2012 का जो पहले का रेगुलेशन यूजीसी का है उसे लागू रखा। इससे पहले मुझे कई सारे विद्यार्थी ये कह रहे थे, सर इस पर आपने बात क्यों नहीं की। मैंने बात इसलिए नहीं की कि ये प्रथम दृष्टया ये सीधा सीधा लग रहा था कि मामला टेढ़ा मेढ़ा है और सरकार जिसको लेकर आई है या जो यूजीसी एक रेगुलेशन जो जारी किया है ये कहीं न कहीं विवाद का विषय बनेगा और कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट इस पर स्टे करेगा। और इंतजार था, आज ही कोर्ट ने आज स्टे कर दिया। 2 न्यायाधीशों की बेंच जिसके अंदर हमारे चीफ जस्टिस सूर्यकांत साहब और जस्टिस जयमाल्या बागची ने सुनवाई की और तुषार मेहता साहब सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार और इसके साथ विद्यार्थियों इंदिरा जयसिंह जी ने पक्ष रखा, अपनी ओर से सरकार की ओर से पक्ष रखा, मगर अंततः कोर्ट ने यह मानते हुए कि भाषा जो है वो प्रथम दृष्टया अस्पष्ट है और भेदभाव होने की संभावना है, इसलिए इसे स्टे किया जाता है और 19 मार्च तक आपको इस पर जवाब देना है। हम इस पर सब पूरे मामले पर डिस्कस करें या समझने की कोशिश करें, मेरा ये मानना है कि एक विद्यार्थी को इस मामले को समझना चाहिए। इस पर हमारे शिक्षा मंत्री जी ने भी आज कमेंट कर दिया कि भाई किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और उसे बहुत सख्ती के साथ मतलब निपटा जाएगा। तो लगता यह है कि यदि ऐसा ही मामला है, भेदभाव नहीं होगा, तो आपको रेगुलेशन के अंदर ये प्रावधान कर लेने चाहिए थे। कई लोग इसको काला कानून कह रहे हैं और आपको अच्छी तरीके से पता है कि त्यागपत्र भी दे रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की उसमें भी मुझे लगा कि वास्तव में उन्होंने जो हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि भगवान के लिए कम से कम ऐसा तो मत करो, ये बात मेरे ख्याल से जब कोई आदमी बोलता है तो उसे लगता यह है कि ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मैं आपसे थोड़ी सी सिंपल सी बात, कुछ चीजें जो बहुत साधारण हैं और हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए, उस पर मैं आज आपसे बात करूंगा। हायर एजुकेशन को लेकर एक मानक स्टैंडर्ड एजेंसी जो बनाई गई या संस्था बनाई गई उसको यूजीसी कहते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है। मैं बड़ी एक एक करके बहुत नॉर्मल बातें करूंगा। ये यूनिवर्सिटी जो बनाई गई ये राधा कृष्ण आयोग की संस्तुतियों के बाद 1953 में ये अस्तित्व में आई थी। 1953 में यूजीसी अस्तित्व में आई थी और 1953 के बाद विद्यार्थियों 1956 में इसको लेकर एक एक्ट बनाया गया, वैधानिक संस्था बना दी गई जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अधिनियम बोला जाता है। 1956 में लागू हुआ, यानी यूजीसी वर्तमान में एक वैधानिक संगठन है जो हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए टीचिंग के साथ में एग्जाम के साथ शोध कार्य के स्टैंडर्ड को तय करने का काम, उसे बनाए रखने का काम, कॉलेजेज और यूनिवर्सिटी को ग्रांट देने का काम और खास मामलों के अंदर हायर एजुकेशन के मामले में स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट को एक सलाह देने वाली संस्था का नाम है। इससे ज्यादा मेरे ख्याल से आपको जरूरत नहीं है। इस एक्ट के अंदर विद्यार्थियों 2 सेक्शन है, एक है सेक्शन 27 और एक है सेक्शन 26। मैं ये बात बहुत इसलिए कह रहा हूं कि ये वास्तव में स्टूडेंट को ये पता ही नहीं चलता कि ये जो रेगुलेशन जारी किया है ये किया किसने है और फिर विवाद विषय बनता है। कई कहते हैं गवर्नमेंट ने जारी किया, कईयों ने कहा दिग्विजय सिंह समिति बनाई उसने किया, कई कुछ कह रहे हैं। मगर थोड़ा सा आप आराम से इस चीज को समझना, मेरे ख्याल से आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से मैं जो बात कह रहा हूं, मैं कहीं भी तटस्थ होकर बात करता हूं और एग्जाम की दृष्टि से स्टूडेंट से बात करता हूं, उनके नॉलेज की दृष्टि से बात करता हूं, बायस्ड बात नहीं होनी चाहिए। इसका सेक्शन 26 ये कहता है, पावर देता है किसको, यूजीसी को,
कि यूजीसी इसके लिए रेगुलेशन ला सकती है, रेगुलेशन इस कानून के हिसाब से विनियम बना सकती है, ठीक है। और 27 सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर देती है कि वो चाहे तो इसको लेकर रूल बना सकती है। इस कानून के हिसाब से रूल बनाने का काम यूनियन गवर्नमेंट के पास है और इसके हिसाब से रेगुलेशन जो जारी करने का काम है वो यूजीसी के पास है। यानी रेगुलेशन यूजीसी स्वयं जारी करती है, बनाती है। समझ में आ गई बात? इस कानून के हिसाब से रेगुलेशन जारी करने का काम यूजीसी के पास है। अर्थात ये 2026 में रेगुलेशन हो या 2012 का पहले का रेगुलेशन हो, ये रेगुलेशन किसने जारी किया है? यूजीसी ने जारी किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी नहीं है। पहली बात तो ये बहुत अच्छी से समझने की जरूरत है। अब आप कहेंगे साहब आप कैसे कह सकते हैं कि ये जारी नहीं किया? ये तो एक दिग्विजय सिंह के अध्यक्षता में समिति बनी। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसको परामर्श देने के लिए एक समिति बनाई गई थी। उस समिति के अंदर एक अध्यक्ष साहब थे जिसका नाम था दिग्विजय सिंह साहब। आपको अच्छी तरीके से पता है, कांग्रेस के नेता है। और दिग्विजय सिंह जी के साथ में 30 सदस्य थे। इन मेंबर में 16 मेंबर बीजेपी के थे। इसके अंदर कांग्रेस के 14 मेंबर, कांग्रेस के भी 4 मेंबर थे, सपा के 3 मेंबर थे, टीएमसी के भी मेंबर थे, एनसीपी के भी थे, आपके भी एक मेंबर थे। इनसे मिलकर यह एक कमेटी बनी थी। यह संसदीय स्थायी समिति थी। संसदीय यह स्थायी समिति थी। इस संसदीय स्थायी समिति ने काम करके एक सलाह दी, सिफारिश की, कुछ सिफारिशें की कि जो उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं उसके अंदर समानता का एक माहौल पैदा करने के लिए क्या करना चाहिए, सलाह दी। और उसके आधार पर यूजीसी ने रेगुलेशन को बनाया और यूजीसी ने इसे नोटिफिकेशन जारी किया। और यह नोटिफिकेशन जारी किया 13 जनवरी, यह डेट याद रखने वाली बात है, 13 जनवरी 2026 को अधिसूचना जारी हो गई, यानी लागू हो गया। अब एक सवाल है कि सर इस कमेटी का गठन ही क्यों किया गया? ऐसा क्या कारण था कि कमेटी का गठन करना पड़ा? और इससे पहले यदि रेगुलेशन जारी है तो क्यों किया गया? मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं। 2012 के रेगुलेशंस काम कर रहे हैं और वो शिक्षण संस्थाओं में भेदभाव को कम करने का काम भी करते हैं। क्लियर बात है, उनको सलाह देने का या उनको सिफारिश करने का उनके पास पावर है। ये जो काम कर रही है संस्था, जो 17 सितंबर 2012 से काम कर रहे हैं, इसको नाम दिया जाता है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, EOC बोला जाता है। ये पूरी तरीके से सलाहकारी है। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं, इसके पास कोई बाध्यकारी पावर नहीं है। 2012 के रेगुलेशंस के तहत बनाई जाने वाली जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर है उसके पास बाध्यकारी ताकत नहीं है। दूसरा, ये जो काम कर रहा है ये केवल SC और ST के साथ यदि किसी प्रकार का भेदभाव होता है तो उस मामले में यह काम करता है। मगर पावर आप समझ रहे हैं कि केवल सलाहकारी है तो वो ज्यादा ताकतवर नहीं है। और ताकतवर नहीं है वो सेंटर, यदि ताकतवर नहीं है तो क्लियर बात है, कानून भले ही आपने पहले बनाए हैं मगर पावरफुल कानून नहीं है तो लोगों में भय नहीं है तो कहीं ना कहीं अपराध को पैदा करते हैं। सीधी सी बात है। और यह भेदभाव खत्म करने के लिए कई बार ऐसे मामले आ जाते हैं जो सरकार पर सवाल खड़े करते हैं। जैसे मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मामला बताऊं, रोहित वेमुला का मामला। आपने नाम बहुत अच्छी तरीके से सुना होगा, याद है? बहुत सर्चा मेरा हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट, अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन का एक मेंबर, 2015 के अंदर आमने सामने हुए स्टूडेंट यूनियंस और उसके बाद वेमुला को निलंबित कर दिया गया। और उसके बाद में विद्यार्थियों 16 जनवरी 2016 को वेमुला ने आत्महत्या कर दी। आत्महत्या करते हुए उन्होंने जो नोट लिखा, जो लास्ट में जाकर अपना, उसमें उन्होंने लिखा कि मेरी आत्मा का मूल्य शून्य है। यह बात कोई व्यक्ति लिखता है जो दलित है, यदि वो ऐसा लिखता है तो उसकी आत्मा रोती हुई लिख रही है, इसमें कोई शक नहीं। उसके बाद रोहित वेमुला की मां
जिनका नाम राधिका वेमुला था, वो सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस मामले पर एक पीआईएल दर्ज की, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जारी की कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में हो क्या रहा है। ऐसा ही ऐसा मामला विद्यार्थियों एक और आया, डॉक्टर पायल तड़वी का मामला। पायल तड़वी पीजी मेडिकल की स्टूडेंट 2019 में इसलिए उसने खुदकुशी कर ली कि सीनियर डॉक्टर ने जाति सूचक प्रताड़ना और अपमानित किया और उसके स्क्रीनशॉट मोबाइल के बाद में वायरल हुए और उसके आधार पर उन डॉक्टरों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। और इस तड़वी की जो रोहित वेमुला के बाद में 2019 में जो मरी पायल तड़वी, उसने जो आत्महत्या की, उसकी मां भी, आबेदा तड़वी करके नाम था मेरे ख्याल से जहां तक, वो भी कोर्ट गई। तब कोर्ट ने इनसे पूछा 2019 में, देखिए ये मामला 2016 का था और तड़वी का मामला 19 का था। 19 में ये पीआईएल कोर्ट में गई। कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा, आप क्या कर रहे हैं? ये जो इंस्टीट्यूशन लेवल पर कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये क्या दिखाता है? सरकार ने कहा कि हम इस पर बहुत जल्द और अच्छा एक रेगुलेशन जारी करेंगे, कानून लाएंगे और रोकने की कोशिश करेंगे। पार्लियामेंट ने तुरंत कमेटी बनाई और कमेटी का नाम दिया गया दिग्विजय सिंह संसदीय स्थायी समिति। दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में बनी, 30 सदस्य थे। सभी पार्टियों के मेंबर होते हैं, आपको कहने की जरूरत पता है आपको अच्छी तरीके से। ये बातें मैं करूंगा, लंबा टाइम लगेगा कैसे बनती है। और इसने सिफारिशें की, यूजीसी को भेजी गई। यूजीसी ने इस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर रेगुलेशन जारी की। रेगुलेशन यूजीसी ही जारी करती है, गवर्नमेंट नहीं। रूल बनाना है तो रूल यूनियन गवर्नमेंट बनाती है, मैं कहना ये चाह रहा हूं। और उसका नाम क्या दिया गया? उसका नाम दिया गया विद्यार्थियों यूजीसी, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये यूजीसी कहे तो सीधी सी बात है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आयोग कहलाएंगे। उच्च शिक्षण संस्थाओं में समता संवर्धन हेतु, उच्च शिक्षण संस्थाओं में समता संवर्धन के लिए विनियम रेगुलेशन 2016 अधिसूचना 13 जनवरी 2026 को जारी हो गई। मूल उद्देश्य यह है पूर्ण समता एवं समावेशन का माहौल स्थापित करना। किसमें? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अधीन जो हैं, खासतौर से इससे जो मान्यता प्राप्त संस्थान हैं उनके अधीन, उनके अंदर इक्विल व्यवहार हो और समावेशन का व्यवहार हो, इसके लिए यह काम किया गया। क्या है यहां कौन सा? भाई इक्विलिटी की बात आप करते हैं, इक्विटी की बात करते हैं, समता की बात करते हैं, तब यह सवाल होता है कि भेदभाव कैसा होता है। तो परिभाषा में यह बात कही गई कि धर्म के आधार पर भेदभाव होता है, जाति के आधार पर भेदभाव होता है, लिंग के आधार पर भेदभाव होता है, नस्ल के आधार पर भेदभाव होता है, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव होता है, और इसके साथ में यदि दिव्यांग है तो दिव्यांग के आधार पर भेदभाव होता है। यह बात भेदभाव की मैं जो ये बात कह रहा हूं, ये इसके अंदर विद्यार्थियों जो रूल है, विनियम है, रेगुलेशन 3(1)(e) जो है, ड है, उसके अंदर ये बात इसमें है भेदभाव। ये भेदभाव है। भेदभाव की परिभाषा ये है, मेरा कहने का मतलब ये है। इसके आधार पर कहीं भेदभाव होता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसमें विवाद जो रहा वो जाति का है। आप कहेंगे क्यों सर, ऐसा क्या कारण है? इसी के अंदर रूल 3 का 1 का जो सी है, इसमें एक परिभाषा दी हुई है, जातीय भेदभाव। मेरी बात बहुत अच्छे से समझना, जाति आधारित भेदभाव ऐसा लिखा है, मैंने जाति भेदभाव लिखा है, जाति आधारित भेदभाव। क्या लिखा है इसके अंदर?
इसमें इन्होंने लिखा कि किसी के साथ SC ST अदर बैकवर्ड क्लास के आधार पर केवल, यहां एक शब्द है केवल, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है तो बहुत अच्छी तरीके से जानता है केवल कितना महत्वपूर्ण है, और सुप्रीम कोर्ट की बहस के अंदर इसी के आसपास ही मामला चला कल भी। केवल जाति के आधार पर भेदभाव होता है। आप कहेंगे साहब भेदभाव का क्या मतलब है? आप कह रहे हैं भेदभाव, भेदभाव का क्या मतलब है? भेदभाव का मतलब है किसी का बहिष्करण किया जाता है, निष्कासन किया जाता है, प्रतिबंध लगाया जाता है, पक्षपात किया जाता है, मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचाई जाती है। कौन? कोई छात्र हो सकता है, कोई संकाय सदस्य हो सकता है, कोई कर्मचारी हो सकता है, कोई प्रबंध समिति का सदस्य हो सकता है। किसी के साथ भी भेदभाव होता है तो क्या होगा? सवाल होता है तो क्या होगा? यह होगा कि उस संस्था के अंदर, बहुत अच्छे से, मैं बहुत सिंपल बात कह रहा हूं, बहुत प्रैक्टिकली बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसके लिए उन प्रत्येक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर समान अवसर केंद्र स्थापित करना होगा। क्या करना होगा? समान अवसर स्थापित करने के लिए केंद्र स्थापित, समान अवसर केंद्र स्थापित करने होंगे प्रत्येक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। करने होंगे का मतलब क्लियर बात हो गई, कंपलसरी है। 12 के रेगुलेशन में यह बाध्यकारिता नहीं थी, 2026 के रेगुलेशन में यह सॉरी ये क्या हो गया? 2026 लिखना था, 2016। ठीक है ना, ऐसा थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। तो समान अवसर केंद्र स्थापित करोगे, ये अवसर क्या करेंगे? ये आप ये समझ लीजिए, पब्लिक से, पुलिस से, मीडिया से, नागरिक समाज से संपर्क रखने का काम करेगा। प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान, यदि किसी शिक्षण संस्था में 5 से कम सदस्य है तो वहां पर विश्वविद्यालय का जो समान अवसर केंद्र है वो काम करेगा। ऐसे आपको पता है हमारे कॉलेजेस के अंदर 5 से कम है ही नहीं, कहीं ज्यादा ही है। यहां पर एक समिति बनाई जाएगी जिसको कहा जाएगा समता समिति। अब मेरी बात, जो मैं टेक्निकल बात कह रहा हूं, केवल पढ़ने वाली बात कह रहा हूं और कुछ नहीं। समता समिति बनेगी। यह समता समिति के साथ में एक हेल्पलाइन नंबर होगा जिसको कहा जाएगा समता हेल्पलाइन। समता हेल्पलाइन भी होगी। नंबर नहीं दिए उन्होंने, वो अपन तय करेंगे, यूनिवर्सिटी तय करेगी उसके अंदर। ये 24 घंटे काम करेगी, ये हर जगह पर। आपको बता देता हूं, कोई भी शिकायत करना चाहता है तो ये आप कर सकते हैं। संस्था यदि स्थापित नहीं करती है, यूनिवर्सिटी लेवल पर होगी, कोई भी यहां पर, और उसकी पहचान यदि वो कहता है तो गोपनीय रखी जाएगी। जो शिकायत करता है, एक एक बात को सुनना, क्योंकि बाद में जब डिस्कस करेंगे तब ये बात आएगी कि साहब ये गोपनीयता कहां जरूरी है। उसकी डिग्निटी को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। शिकायत कर लीजिए, आपका काम, आप कह दीजिए मेरा नाम मत बताना, वो नहीं बताएंगे। और ऑन रिकॉर्ड आप ईमेल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं आप, मैसेज के जरिए, लिखित रूप में, कैसे भी आप देना चाहते हैं शिकायत दे सकते हैं। यदि इंस्टीट्यूट पे लेवल पे देना चाहते हैं, इस कमेटी को दे दीजिए। इस कमेटी का एक समन्वयक होगा, एक आप ये समझिए सेक्रेटरी होगा, सदस्य सचिव, उसको आपको रिपोर्ट करना है। कौन होगा इस समिति में? इस समिति का एक होगा अध्यक्ष, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट जो है वो इसका अध्यक्ष होगा। 3 इसमें प्रोफेसर होंगे जो वरिष्ठ है। 2 इसमें नागरिक समाज से आमंत्रित सदस्य होंगे, सिविल सोसाइटी से आमंत्रित सदस्य 2 होंगे। 1 सदस्य कर्मचारी, अतिरिक्त कर्मचारी जो नहीं है, मतलब पढ़ाने वाला नहीं है, टीचर नहीं है, उसको छोड़कर जो यूडीसी, एलडीसी, ओएस वगैरह है वो इसमें होगा। 2 इसमें छात्र प्रतिनिधि होंगे, स्टूडेंट यूनियन के, जो खासतौर से जरूरी नहीं है कि छात्र वो केवल चुनाव हुए हो, शैक्षणिक रूप से जो टॉपर हैं या खेल के क्षेत्र में या कोई शैक्षणिक गतिविधि में यदि और अच्छा प्रदर्शन किया है तो उनको 2 मेंबर्स को बनाया जाएगा। और एक इसका समन्वयक होगा। यह समन्वयक जो है, यह पदेन इसका सचिव होगा। यह कमेटी बनेगी, आप सोच लीजिए, गिन लेना मेंबर वगैरह है ना जो मैं बात कह रहा हूं, ऐसी कमेटी बन जाएगी। यह कमेटी, इस कमेटी में एक खास बात बताना चाहता हूं,
बैकवर्ड क्लास लिखा हुआ है, बैकवर्ड क्लास, SC ST वुमेन्स का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इनका मेंबर का इसमें जनरल वगैरह कुछ नहीं लिखा है, इनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आप कहोगे साहब गलत तो कुछ नहीं है, आपको लगता है इसमें कुछ गलत है? मुझे भी नहीं लगता, आपको क्या लगेगा? मगर लगेगा, कब लगेगा वो बात आपको जब मैं बात कर, आप देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, आपको लगेगा ये ठीक नहीं। इन्होंने कहा इस कमेटी के सभी मेंबर का कार्यकाल 2 वर्ष होगा, केवल और केवल सिविल सोसाइटी के मेंबर है, इनका कार्यकाल 1 वर्ष होगा। वर्ष में 2 बार बैठक करनी पड़ेगी, जनवरी में और जुलाई में, और इस बैठक का अर्धवार्षिक प्रतिवेदन तैयार करके उनको देना पड़ेगा। क्लियर बात है? गण पूर्ति जो होगी कमेटी बैठने में, यदि कमेटी बैठती है तो कमेटी की गण पूर्ति जो है वो अध्यक्ष सहित 4 सदस्य यदि उपस्थित है, सिविल सोसाइटी के मेंबर, उसमें विशेष आमंत्रित सदस्य जो है ये नहीं माने जाएंगे। विशेष आमंत्रित को छोड़कर 4 सदस्य यदि उपस्थित हैं तो गण पूर्ति पूरी मानी जाएगी, यानी कार्रवाई वो समिति कर सकती है। इसके साथ स्क्वाड बनाई जाएगी, इक्विलिटी स्क्वाड। इक्विटी स्क्वाड जो काम करेगी वो ये करेगी कि कहीं पर भी उस परिसर के अंदर कहीं कितने भी, वो जरूरी नहीं है एक ही बनाए, 2 3 4 बना लें, वो ये निगरानी करेगी कि कहीं भी छोटी छोटी इकाई देखेगी कहीं कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा, और भेदभाव हो रहा है तो वो यहां पर आपकी शिकायत, किसी की भी शिकायत, कौन शिकायत कर सकता है? जो पीड़ित पक्ष है। पीड़ित पक्ष की परिभाषा क्या है, बात समझ में आ गई, वो काम करेगी। इसके साथ इक्विटी एम्बेसडर भी नियुक्त किए जाएंगे, समता दूत भी होंगे, जो समता के प्रतीक होंगे, जो सूचना दे सकेंगे कि साहब कोई यदि वो व्यक्ति नहीं करना चाह रहा, उसकी ओर से कोई और कि साहब इसके साथ भेदभाव हुआ है, तो ऐसा भी होगा। प्रतिवेदन जो तैयार होगा, समान अवसर केंद्र जो प्रतिवेदन तैयार करेगा, साल में 2 बैठक होती है, जनवरी और जुलाई, उसका प्रतिवेदन जो है उसमें इस बात के आंकड़े होंगे कि किस के कैटेगरी के कितने स्टूडेंट है, ठीक है, और यह भी दिखाना पड़ेगा कि किस कैटेगरी के कितने लोगों ने इसको कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को छोड़ा, बाहर हुए, वो भी ड्रॉप आउट भी आपको दिखानी पड़ेगी। या आपको कोई, मेरी ख्याल से इस प्रकार के भेदभाव जैसी कोई बात लगी नहीं। अब मैं बताता हूं नुकसान क्या होता है, विवाद क्या है। विवाद यह है, कमेटी बन गई, इसमें जनरल की बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं कहता है। सामान्य आदमी कब कहता है कि भाई आप ये हमें क्यों नहीं रखा? हम तो ये कहते हैं कि आप स्पष्ट तो करिए कि इसमें क्या क्या होगा। आपने लिख दिया ST SC OBC महिला का प्रतिनिधि तो होना चाहिए, ठीक है, तो 5 मेंबर है, उसमें प्रतिनिधि उनका हो गया, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट। मगर जो मूल प्रॉब्लम है वो देखिए, प्रोसेस काम कैसे करेगा, स्टूडेंट को यह समझने की बात है। कोई भी पीड़ित के मतलब समझ गए, SC ST, बैकवर्ड क्लास, महिला, दिव्यांग, कोई जो पीड़ित है वो अपनी सूचना दे सकता है। किसको, कैसे दे सकता है? ऑनलाइन भेज दीजिए, ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस पर ऑनलाइन पोर्टल पर भेज दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोर्टल पर सूचना आप दे दीजिए, इंफॉर्मेशन मेरे साथ भेदभाव हुआ है और ये है, तो ये आपके पास आ जाएगा। समान अवसर केंद्र जो है उसके पास में ये पहुंच जाएगा, उस कमेटी के पास आ जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है, उसके पास आ जाएगा। ये शिकायत जो आए, इसको बात को आपको ध्यान रखना है, ये समन्वयक के पास आएगी। समन्वयक का ये काम है, सचिव का काम है कि वो देखे। शिकायतकर्ता या जो शिकायत करता है, यदि शिकायतकर्ता ये कहता है कि मेरा नाम गोपनीय रखा जाए, तो इसका नाम का गोपनीयता बने रखी जाएगी, उसके नाम को बताया नहीं जाएगा। अनुरोध करता है तो रखा जाएगा, अन्यथा नहीं। सूचना, यह सूचना हेल्पलाइन नंबर पर भी दे सकता है, जरूरी नहीं है कि इस पर ऑनलाइन ईमेल करे। वो यदि चाहता है तो हेल्पलाइन नंबर पर भी यह सूचना भेज सकता है कि हमारे साथ ये भेदभाव हुआ या ऐसा हुआ। कोई स्टूडेंट वगैरह, कर्मचारी कोई भी है, वो भेदभाव की सूचना देते। यदि इसके पास शिकायत आने के बाद में
आपको जानकारी के लिए बता देता हूं। 24 घंटे के अंदर अंदर इस कमेटी की बैठक होगी। इस समिति की बैठक 24 घंटे में होगी और प्रथम दृष्टया मामला दंड विधान का बनता है। ध्यान रखिए मेरी बात, अब कह रहा हूं, प्रथम दृष्टया मामला यदि दंड विधान का है, अब आपको मैं समझा देता हूं। यहां पर यदि किसी SC ST की कैटेगरी से रिलेटेड मामला है तो प्रथम दृष्टया मामला बन ही गया ST SC एक्ट का, सीधा पुलिस को भेज दिया जाएगा और पुलिस तुरंत उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगी, अरेस्ट हो जाएगा। आपको पता है, क्लियर। कोई मामला पोस्ट से रिलेटेड है, मान लीजिए महिला ने कहा कि मेरी तरफ देखा, जो भी है, पोस्ट का मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट, रेप का मामला नहीं कह रहा हूं, BNS के तहत नहीं जाएगा मामला, वो पोस्ट एक्ट के तहत जाएगा। पोस्ट एक्ट के तहत मामला गया, अरेस्ट। छेड़खानी का मामला गया, BNS में चला जाएगा, अरेस्ट। कुछ नहीं करना, प्रथम दृष्टया लगा, कार्रवाई करनी है। यहां कमेटी बाध्य है, कमेटी को करना पड़ेगा, कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। मेरा कहने का मतलब यह है, कमेटी 24 घंटे में बैठेगी और बैठने के बाद विद्यार्थियों, कमेटी को स्पष्ट निर्देश है कि 15 दिन के अंदर इसका प्रतिवेदन दे। किसको? हेड ऑफ इंस्टीट्यूट को, कि इस पर आपने क्या कार्रवाई की। उसकी एक कॉपी पीड़ित पक्ष को दो और हेड ऑफ इंस्टीट्यूट को यह स्पष्ट निर्देश है कि वो 7 दिन के अंदर अपनी कार्रवाई करे और दंड विधान से रिलेटेड मामला है तो सीधा पुलिस को भेजे। अब मुझे बताओ, सरकारी ऑफिस से मामला पुलिस के पास गया तो पुलिस को तो जाना ही जाना है और हो गया दर्ज, तो सीधी सी बात है, यदि मामला कैटेगरी से बन गया तो यहां अन्य पिछड़ा वर्ग लिखा हुआ, अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई दंड विधान है नहीं। आपको मैं कहना चाह रहा हूं, यदि मान लीजिए कोई जाट है, वो कहता मेरे को जाति सूचक शब्द से अपमानित किया, तो क्या जाति अपमानित हुआ? कुछ नहीं, BNS में मामला कहीं जाना नहीं, छोटी मोटी बात, देखिए दंड दे दो। ऐसा नहीं कहना चाहिए, बात खत्म। मगर दूसरा हुआ तो मामला टेढ़ा हो जाएगा, और टेढ़ा नहीं हो जाएगा, जय बोल जाएगी। कानून हार्ड होना गलत नहीं है, कानून के मिसयूज की संभावना गलत है कि हो गया तो किसी की तो मानवीय गरिमा, वो भी तो इंसान है ना वहां पर, तो वो लोग इस बात को लेकर कुछ। अब देखो, मान लीजिए प्रिंसिपल के विरुद्ध कोई आ गया तो उसकी उस समय इस कमेटी की अध्यक्षता अध्यक्ष नहीं करेगा, समन्वय करेगा और उसकी रिपोर्ट उच्च पदाधिकारी को दी जाएगी। एक बात और, दूसरी, यहां तक देखो, यहां पर आप समझ रहे हैं मेरी बात, कितनी प्रॉब्लम है। इसके बाद यह प्रॉब्लम है कि यदि समिति के प्रतिवेदन से असंतुष्ट है शिकायतकर्ता, तो वो अपील कर सकता है। कितने? 30 दिन के अंदर अपील करने का पावर है, वो अपील करेगा। और अपील किसके पास जाएगी? लोकपाल के पास। लोकपाल के पास अपील गई, लोकपाल एक क्या है, एमिकस क्यूरी को नियुक्त करेगा। एमिकस क्यूरी यानी एक वकील नियुक्त होगा, उस एमिकस क्यूरी के शुल्क का पूरा भुगतान संस्था करेगी और 30 दिन के अंदर वो मामला निपटाया जाएगा, अर्थात उसके विरुद्ध कार्रवाई बैठना है। यूजीसी ने इसको लेकर एक निगरानी तंत्र भी बना दिया, जो नियमों की प्रगति की समीक्षा करेगा, देखेगा। और खास बात यह है कि इसको लेकर राष्ट्रीय स्तरीय एक निगरानी समिति का भी गठन कर दिया गया। वो निगरानी समिति राष्ट्रीय स्तर की जो बनाई गई है, वो वैधानिक व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के व्यक्तियों से, आयोग के सदस्यों से, नागरिक समाज के लोगों से मिलकर बनेगी। और वो जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट उन शिक्षण संस्थाओं को देगी कि भाई आपके विरुद्ध ये काम सही नहीं हुआ, ये हुआ। यदि कोई शिक्षण संस्था इन नियमों के तहत यह काम नहीं करती है
तो यूजीसी के द्वारा दी जाने वाली योजनाओं के फायदे से वंचित होगी। वो डिग्री नहीं दे सकती, उपाधियां नहीं दे सकती, ओपन कोर्स नहीं चला सकती। और खास बात ये, यूजीसी एक्ट के तहत सेक्शन 2 एंड यूजीसी एक्ट सेक्शन 12B के तहत जो उनको मान्यता मिलती है वो भी हटा दी जाएगी और दंडात्मक कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी। इस प्रकार का कानून आप सोचिए। यहां मैं आपको कहना यह चाह रहा हूं, यदि किसी की फीस निकालनी है तो केवल शिकायत करनी है, और शिकायतकर्ता की शिकायत गलत है या सही है उसके विरुद्ध किसी को भी शिकायत करने का अधिकार नहीं है। कार्रवाई बाध्यकारी है, इसलिए वहां समिति कार्रवाई करेगी, और कार्रवाई हो गई तो सीधी सी बात है, दंड विधान के तहत उसे जेल जाना है। और जेल जाने का मतलब है आपकी अपनी नौकरी गई, क्योंकि सरकारी ऑफिस से सरकारी ऑफिस के बीच की कार्रवाई आपको पता है लीगल तरीके से होनी है, और वो होनी ही होनी है, उसमें कोई शक है नहीं। आप अच्छी तरीके से इस बात को समझ रहे हैं। अब मैं कुछ बातें आपको जनरली आज का केस बता देता हूं। आज क्या हुआ, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में, जब 13 तारीख को यह अधिसूचना आई तो उसके बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, और उसमें 3 लोग हैं। एक का नाम है मृत्युंजय तिवारी, मृत्युंजय तिवारी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इन्होंने चैलेंज किया। एक का नाम है विनीत जिंदल, एडवोकेट है ये भी, वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, भारत सरकार के विरुद्ध होगा, सीधी सी बात है। एक है विद्यार्थी और राहुल देवान, वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इन्होंने इस रेगुलेशन को चैलेंज किया और कहा कि साहब ये जो कानून है, इस रेगुलेशन के तहत यदि किसी की कार्रवाई होती है तो ये बताओ कि पहले तो ये बताओ कि एक तरफ तो आप पीड़ित पक्ष के अंदर ये कह रहे हैं कि ये पक्ष हैं जो भेदभाव होगा, दूसरा आप कह रहे हैं जाति आधारित भेदभाव। दोनों अलग अलग क्यों है? भेदभाव की परिभाषा में जाति दे चुके हो तो अलग से फिर जाति आधारित भेदभाव की बात कहने का मतलब कुछ न कुछ तो गलत है। दूसरा, आज के युग में शिक्षण संस्थाओं में इक्विलिटी को बढ़ावा देना है। आज हम किधर जा रहे हैं? पीछे वापस 1860 में जा रहे हैं या 2060 की तरफ बढ़ने की बात कर रहे हैं? हम 2048 में भारत की कल्पना कर रहे हैं या 1948 के भारत की कल्पना कर रहे हैं? यह आपको सोचना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, यह कोर्ट ने कहा। हमारे चीफ जस्टिस साहब सूर्यकांत साहब ने और जयमाल्या बागची जो सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस है, उनके सामने यह मामला गया, उन्होंने सुनवाई की और सरकार को, यूजीसी को भी नोटिस जारी किया, यूनियन गवर्नमेंट को भी नोटिस जारी किया और कहा कि 19 तारीख को आप इस पर जवाब दीजिए। जब तक यह कानून जो रेगुलेशन है यह स्थगित रहेगा, और स्थगित नहीं, आपको जानकारी के लिए बता दूं, 2012 का रेगुलेशन लागू रहेगा। उन्होंने सीधा सीधा कहा, प्राइमा फेसिया ये साफ साफ दिख रहा है कि इसकी भाषा अस्पष्ट है और इसके दुरुपयोग होने की पूरी संभावना है। तुषार मेहता साहब से यह कहा कि आप इस पर अपने जवाब दीजिए। हम निर्देश देना चाहते हैं, हम कहते हैं कि इन नियमों की समीक्षा के लिए प्रख्यात विधिवेताओं की एक समिति का गठन किया जाए, एक समिति का गठन किया जाए और वो समिति जो है इस पर काम करे। यह बात उन्होंने कही। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सवाल उठाया, आप यह बताइए, जाति आधारित भेदभाव और भेदभाव दोनों को अलग अलग आप क्यों कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने तुषार मेहता साहब से पूछा, आप बताओ कि भेदभाव में तो रैंकिंग भी है, आपने रैंकिंग का इसमें जिक्र क्यों नहीं किया भाई? आप, वो भी तो भेदभाव है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई साउथ का आदमी है, स्टूडेंट है, उसके साथ भी तो भेदभाव होता है, रंग, वो तो आपने भेदभाव का जिक्र नहीं हुआ। क्या आपके प्रोविजन में जो ये रूल है, विनियम रेगुलेशन है, इस रेगुलेशन का 3 का 1C जो है, जो जाति आधारित भेदभाव की बात कर रहा है, ST SC बैकवर्ड क्लास की बात कर रहा है,
ये क्या 14 का सीधा सीधा उल्लंघन नहीं है क्या? भेदभाव तो कैंपस में सीनियर और जूनियर के आधार पर भी होता है, उसकी बात क्यों नहीं है? हम जा किधर रहे हैं? सूर्यकांत साहब ने जो टिप्पणी की, वास्तव में मुझे लगता है कि वो वेमुला की टिप्पणी को याद दिलाती। उन्होंने कहा हम पीछे जा रहे हैं। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, हम सब साथ हैं। आज हमारे समाज में अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं। मैं जो भाषा बोल रहा हूं, यह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की भाषा है। जयमाल्या बागची साहब जस्टिस ने कहा कि साहब भारत की एकता और समरसता को बनाया जाना चाहिए, शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर वो झलकनी चाहिए, और आप इसको इससे बैक ले जा रहे हैं, पीछे ले जा रहे हैं, तो देश सही रास्ते पर जा रहा है मुझे नहीं लगता। मेरा कहने का मतलब यह है और क्लियर है, इस रेगुलेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने यदि रोक लगाई है, स्टे किया है, रोका है, इसका मतलब हम उनकी बात तो सही लगती होगी। और उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि यह गलत है, उन्होंने यह कहा है कि इसकी भाषा को स्पष्ट करिए, और क्या इसमें भेदभाव की संभावना नहीं है क्या? आप भेदभाव को और जाति आधारित भेदभाव को अलग अलग रख के क्यों ऐसा करना चाहते हैं? और आपको बता देता हूं, ये केवल अन्य लोगों का शक नहीं है, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कठोर दंड प्रावधान भय पैदा करते हैं, ये बात ठीक है, मगर मिसयूज की संभावनाओं को कम करना चाहिए। वो कम से ऐसा है, मिसयूज जीरो नहीं हो सकता, भ्रष्टाचार जीरो नहीं हो सकता, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, प्रैक्टिकली दुनिया जानती है, मगर उसे आप संभावना को तो कम करिए। लोगों के साथ भेदभाव हो गया तो उसका कुछ न कुछ तोड़ तो निकालिए। यह क्लियरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से मांगा है, और गवर्नमेंट क्या जवाब देगी ये मार्च में देखेंगे। मगर विद्यार्थियों, मैं ये मानता हूं हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम सब एक हैं, एक जैसे हैं, और सभी के सभी हम भारत मां के संतान हैं। तो हम ना तो कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, हम चाहे किसी जाति आधारित व्यवस्था, मानवीय प्रकृति और नेचर के कहीं पता नहीं कहीं कहीं जुड़ी होगी उनके साथ, कि व्यवहार में वो समूह बनाकर रहना पसंद करता है और समूह का रूप जातियों को दे दिया होगा, मगर उसके आधार पर कोई छोटा और बड़ा समझा जाता है, तो मैं ये मानता हूं कि वो न इंसान है, न इंसानियत है, न ही उसे इंसान मानना चाहिए। सभी एक हैं, एक जैसे हैं। ठीक है, समूह बनाना ये हमारी एक सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा हो सकता है, मगर कहीं पर भी सामाजिक रीति रिवाज के बाहर इस प्रकार की व्यवस्था की बात करना या इस प्रकार का विभेद समझना, छोटा बड़ा समझना, ये कभी भी सही नहीं हो सकता, और ना ही भगवान ने ऐसा कुछ बनाया है। यदि आप भगवान को मानते हैं तो, और नहीं मानते हैं तो कम से कम यदि कोई ऐसा भगवान भी हो आपके पास जो जाति को सही ठहराता हो, तो मैं कहता हूं उस भगवान को मानने से भी मना हमें कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, खुश रहिए। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और तटस्थ भाव से सोचिए, कोई बड़ा छोटे की बात सोचने की जरूरत नहीं है। हमें बात एक स्टूडेंट की तरह पढ़ना चाहिए, ये बात ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू।